हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, घटनासार। तो गाइस हम कर रहे हैं घटनासार 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, क्या है आपका पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर जो कि है बहुत बड़ा और इसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा, 2 पार्ट में मे भी होगा ये। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इसका जो हमारा सिलेबस है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर चुके हैं और जो हम 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है पर्यावरण। ठीक है, 29 चैप्टर्स हैं दोस्तों, हम कुछ 100 पेजेस तक तो कर ही चुके हैं शायद, नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे ये जो है कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। ठीक है, जो झीलों, नदियों समेत क्या देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव विविधता, वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित जो पर्यावरण और वन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है, ताकि प्राणियों का कल्याण और प्रदूषण की रोकथाम तथा निवारण सुनिश्चित किया जा सके। फिर आगे लिखा है कि मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांत पर चलते हुए इन नीतियों कार्यक्रमों का क्या क्रियान्वयन करता है। ठीक है, मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, और दूसरा आपका लिखा है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि आपका लिखा है यहाँ पे SACEP, और फिर लिखा है अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की भी क्या है, ये नोडल एजेंसी है। ठीक है, जो ये मंत्रालय है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में मंत्रालय सतत विकास आयोग तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक परिषद व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ भी समन्वय करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण और फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन क्या है, शीर्ष अनुसंधान संस्थान है। तो गाइस आगे लिखा है कि देश के पादप संस्थानों की संस्थानों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी जो स्थापना हुई थी 1890 में हुई थी, कोलकाता में रॉयल बोटैनिकल गार्डन के तत्कालीन अधीनस्थ सर जॉर्ज किंग को BSI का पहला क्या पदेन मानद निदेशक नियुक्त किया गया, और आज़ादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के हिस्से के रूप में विभाग का क्या किया, यहाँ पे पुनर्गठन, और बाद में BSI के कामकाज का आधार बढ़ा दिया गया, जैसे स्थानीय दुर्लभ एवं जोखिम में पड़ी जो पादप प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीतियाँ तैयार करना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्लभ पारितंत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना इत्यादि। फिर नेक्स्ट है गाइस भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो मंत्रालय के अधीन अग्रणी शोध संस्थान भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को देश की सेवा करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 1916 में अपनी स्थापना के बाद इसने सर्वेक्षण, खोज, अनुसंधान का काम किया, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध प्राणी विविधता के बारे में हमारी जानकारी क्या हुई, बढ़ी। फिर एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यहाँ लिखा है ZSI का कामकाज भी लगातार बढ़ता गया, और इसमें पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन, संरक्षण क्षेत्र का संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण, प्राणी संसाधनों के बारे में जानकारी का कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, और जैव विविधता पर क्या है, पर्यावरण सूचना प्रणाली, पहचान तथा परामर्श सेवाएं, नमूनों की नेशनल डेजिनेटेड
रिपोजिटरी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने में सहायता करना, संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समुद्री जलीय जीवशाला और संग्रहालय की स्थापना आदि शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, कलकत्ता में है और विभिन्न हिस्सों में यानी कि 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं इसके। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण, तो भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का क्या है, संगठन है जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्थान पे की गई थी, और जो ये है आपका पूरा प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भारत सरकार द्वारा 1965 में आरंभ किया गया था। और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी क्या लिखा है, FAO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा क्या है, प्रायोजित था। फिर इसमें लिखा है PISFR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के चुनिंदा क्षेत्रों में जो लकड़ी है, लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संधि यानी कि CBD वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकृत की गई क्या है, प्रमुख समझौते में से एक था क्या, जैव विविधता संरक्षण। तो आगे लिखा है आपका CBD का जो उद्देश्य है, तो जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का टिकाऊ इस्तेमाल हो गया, अनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले जो लाभ हैं उसका उचित और निष्पक्ष साझेदारी हो गया। 1994 में भारत द्वारा CBD को क्या है, अंगीकृत किया गया। तो इस संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया, और भारत ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम को तैयार किया, और उसके बाद 2011 में कार्यक्रम में क्या है, जैव विविधता से संबंधित 20 राष्ट्रीय लक्ष्यों को जोड़ दिया गया। फिर आगे लिखा है CBD के अंतर्गत वर्ष 2010 में अंगीकार की गई जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धता हो गई, और आपके लाभ साझेदारी पर क्या, प्रोटोकॉल नगोया का उद्देश्य अनुवांशिक संसाधनों से होने वाली जो लाभ है उसका उचित और निष्पक्ष साझेदारी करना। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है प्राकृतिक वनस्पति भारत की। तो वैसे इस मैप को आप एक बार खुद से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति लिखा है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लिखा है, कांटेदार वन लिखा है, और ज्वारी अर्थात डेल्टाई वन लिखा है। तो वैसे इसमें एक बार आप मैप को देख लीजिए। बाकी हम एक बार पीछे चलते हैं दोस्तों, जो हम पीछे एक बॉक्स छोड़ के आए हैं उसको भी यहीं कंप्लीट करते हैं। लिखा है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। ठीक है, अम्बोली। तो इसमें लिखा है कि गई अपडेट है, कुछ नया है। ठीक है, इसमें लिखा है 31 मार्च 1921 में महाराष्ट्र सरकार ने क्या, सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाट में स्थित क्या है, अम्बोली में एक क्षेत्र जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इसे जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि सावंतवाड़ी तहसील के अम्बोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में क्या है, शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति यानी कि उसका नाम है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसका नाम है सिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की। ठीक है, तो सिस्टुरा हिरण्यकेशी मृदु जल में पाई जाने वाली सिस्टुरा नामक मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। तो इस मछली का जो नामकरण है वो अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पे रखा गया था। और इसमें लिखा उल्लेखनीय है कि अम्बोली शहर जो है हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल और देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। फिर लिखा है मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास और जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। तो ये महाराष्ट्र की पांचवा ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में क्या, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली जो पुणे में गणेश खिंड, सिंधु दुर्ग जिले में मरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जल गांव में लैंडोखोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर क्या है, घोषित किया है। वैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने इस पेज में हम जैव विविधता संरक्षण पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्या, जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार है यूनेस्को ने 1973-74 में मैन ऑफ
मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया था, आरंभ किया था। और भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीव मंडल समिति यूनेस्को के दिशा निर्देश और मानदंडों पर चलने वाले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए संभावित स्थान पहचानती है और इसकी क्या करती है, सिफारिश। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। इसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व को क्या यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में क्या शामिल कर दिया गया है। अब लिखा है जैव सुरक्षा के से संबंधित जैव विविधता संरक्षण योजना। तो जैव विविधता संरक्षण की योजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बस 1991 से 1992 में आरंभ की गई थी, ताकि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मुद्दे पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच क्या तालमेल सुनिश्चित हो सके और उसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों की समीक्षा और निगरानी और विकास हो सके। फिर लिखा है जो प्रमुख मुद्दे हैं, कार्टाजेना जैव विविधता सुरक्षा प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा द्वितीय चरण का क्या UNEPGEF समर्थित क्या सक्षमता निर्माण परियोजना का क्रियान्वयन करना और जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को क्या मजबूत करना। आगे लिखा है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि CPB क्या है। तो इस पर क्या है, जैव विविधता सम्मेलन के तत्वाधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई थी। भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है और इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव विविधता से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव संवर्धित प्रणालियों का क्या सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल, प्रयोग सुनिश्चित करना, जिसका मानव स्वास्थ्य के होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग का पर क्या है प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं हम वन नीति। तो वन नीति के में लिखा है कि मंत्रालय का वन नीति विभाग वनों से संबंधित राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 तथा इसमें हुई नीति विषयक संशोधन तथा अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विधायी मामले देखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ लिखा है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। उससे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं 2019, ये लेटेस्ट है गाइस। अब इसमें लिखा है 30 दिसंबर 2019 को जो है आपकी केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की। यह रिपोर्ट देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या है 1987 से प्रकाशित हो रही है। यहाँ लिखा है ISFR 2019 के अनुसार देश में वन एवं वन वृक्षावरण मतलब वन और वृक्षावरण कितना 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना 24.56% है। और देश में वन एवं वृक्षावरण की स्थिति वर्ष 2017 की तुलना में जो है आपका कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 0.65% की वृद्धि हुई है। और देश में कुल वनावरण जो है आपका इतने किलोमीटर है और मतलब इतने वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना है आपका 21.67 है। तो गाइस दो चीज़ है, एक हो गया वन वृक्षावरण, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 2000 तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों मिला के हमने हमारे पास कितने परसेंट पे है, ये 24 पे है। अगर हम सिर्फ वनावरण की बात करेंगे तो ये है 21.67% पे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है आपका, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय जो है असंघ शासित क्षेत्र हैं, तो गाइस कौन से हैं, सबसे ज़्यादा में है, सबसे ज़्यादा किस में है, जम्मू कश्मीर में है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका लद्दाख है, दादरा नगर हवेली और उसके बाद दिल्ली लिखा है। फिर 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण, अब प्रतिशत वाले राज्य देखिएगा इस क्या होता है, एक क्षेत्रफल वाले राज्य होते हैं, एक प्रतिशत वाले राज्य होते हैं, यानी कि ऐसा समझते हैं जैसे कि आपका ये क्षेत्रफल हुआ। अगर इस यहाँ पे एक दूसरा राज्य है तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो इसने कहा कि भैया इतने क्षेत्र पे क्या है वन है, तो हमने कहा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इस वाले, चलिए हम ये बड़ा सा ये भी है एक कोई राज्य है, और अगर हम बात करते हैं इसमें प्रतिशत के तौर पे अगर बात करें तो गाइस अगर मान लीजिए इतना है, तो हम यहाँ प्रतिशत पे बात करेंगे तो हमने कह दिया भैया इस पूरे राज्य के 98% पे क्या है जो है वन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, या थोड़े पे भी होता है गाइस, लाइक कुछ इतने पे ही होता है, तो हम कहते हैं पूरे राज्य के 20 जो पूरा राज्य है उसके सिर्फ 20% पे क्या है वन है, जो भी, ठीक है। आगे देखते हैं तो प्रतिशत वाले राज्य देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जैसे
प्रतिशत में, जैसे जितना भी राज्य का एरिया है उसमें कितने प्रतिशत पे है 1, तो गाइस यहाँ पे है मिजोरम सबसे ऊपर, फिर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा है ISFR 2019 के अनुसार अब देखिए न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे कम हो गया हरियाणा, देन और है पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है, बिहार है। ठीक है, फिर न्यूनतम आवरण जो है प्रतिशतता वाले राज्य में अगर हम देखें तो हरियाणा इसमें भी आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है, गुजरात आता है। प्रतिशत में देखें तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि आपके सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य और संसाधित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ आप सुंदरवन देखते ना गाइस, तो यहीं पे है वेस्ट बंगाल है। गुजरात में भी आपको मिलता है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण। ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ इतना ही है, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ से देखते हैं फिर इसके अनुसार क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कुल वन आवरण यानी कि मतलब अगर हम पूरे उसमें देखें, देखिए यहाँ लिखा है 14,805 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 6.15% है यूपी का गाइस। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो ये है आपका ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं उसकी बात करी गई है, तो वो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी एंड मिर्ज़ापुर है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जो क्षेत्र हैं गाइस, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके हैं, संत रविदास नगर हो गया, मऊ हो गया, आपका मैनपुरी हो गया। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना देश में क्या है संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है। तो ब्यूरो का मुख्यालय जो कहाँ है, दिल्ली, नई दिल्ली में है, और दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई और जबलपुर में इसके 5 क्षेत्रीय क्या कार्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आगे क्या लिखा है, इसमें अच्छा जी उतना ही है। अब यहाँ लिखा है केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, तो यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली में मुख्यालय वाले केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है के प्रावधानों के अंतर्गत 1992 में क्या की गई थी, और इसका कार्य संरक्षण में प्राणी उद्यानों और चिड़ियाघरों की भूमिका बढ़ाने के लिए देश में चिड़ियाघरों का कामकाज देखता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में की गई थी, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, देश की समृद्ध जैव विविधता विशेषकर जंगली वनस्पति के संरक्षण हेतु हो रहे जो राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करना और उन्हें क्या करना, मजबूत करना है। फिर आप बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1991 से 1992 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है हाथियों, उसके आवास स्थल और गलियारे उनका संरक्षण करना है, मानव हाथियों के टकराव की समस्या को कम करना है, पालतू हाथियों का कल्याण पर ध्यान देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट के, हाँ चलिए अब यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु क्या इस योजना की शुरुआत कब होती है, 1 जून 2022 को लिखा है। और गाइस इसमें लिखा है इस योजना के तहत निजी क्षेत्र, कृषकों और शासकीय विभागों, ग्राम पंचायतों की भूमिका पर क्या है इमारती गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस योजनांतर्गत खरीफ जो है खरीफ वर्ष 2021-22 के में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले में खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें क्या है आगामी 3 वर्ष तक प्रति वर्ष क्या है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्या है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है पशु कल्याण, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की बात करते हैं। तो सामान्य पशु कल्याण में जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जानवरों यानी विशेषकर क्या पालतू जानवरों और बंद कर रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है। और इसमें लिखा है जो आपका लिखा है AWBI क्या है सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, सरकार को पशु कल्याण के मुद्दे पर सलाह देना और पशु कल्याण और जागरूकता उत्पन्न करना। तो पशुओं के कल्याण के लिए क्या लिखा है, AWBI की नियमित योजना और केंद्रीय योजना को लागू करना है। ठीक है, आगे लिखा है पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन, तो यह लिखा है पर्यावरण प्रभाव का आकलन जो है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को योजना के आरंभिक चरण से ही जो है विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का तरीका है।
देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग जो है 1978 में नदी घाटी परियोजना में किया गया था और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में भी क्या है आजमाया गया। तो जिसके लिए क्या है जो सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता थी। तो इस तरीके को पहली बार जो है आपका लिखा है EIA अधिसूचना 1994 में संहिताबद्ध किया गया है और इसमें क्या है 37 श्रेणी की परियोजना और जो प्रक्रियाओं हैं उनके लिए क्या है पर्यावरण मंजूरी आवश्यक कर दी गई है। मतलब कोई भी काम करने से पहले जो है पर्यावरण मंजूरी लेना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है भारत टाइगर रिजर्व। चलिए अभी हम देखेंगे, इसका पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ परियोजना। तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत क्या है एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसे 2006 में क्या संशोधित किया गया है कि समर्थन प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण की मजबूती के लिए की गई है। तो बाघ परियोजना देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बाघों को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी और आरंभिक वर्षों में 9 बाघ अभ्यारण्यों में काम शुरू किया गया था जो अब के जंगल वाले 18 राज्यों के 51 अभ्यारण्यों तक फैल चुका है। कितने से स्टार्ट किया था गाइस? 9 से स्टार्ट किया था, अभी 51 हो गए हैं। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए अब एक बार हम ये देख लेते हैं। तो लिखा है भारत टाइगर रिजर्व। तो गाइस देखिए, इस पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है संस्थापित टाइगर रिजर्व। तो गाइस टोटल कितने हमने बोले थे? 51। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं एक बार, या तो आप इसे खुद से देख लीजिएगा गाइस कौन कौन से है। एक है आपका बांदीपुर है, कॉर्बेट है, आपका कान्हा है, मानस है, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू झारखंड में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में, सिमलीपाल है, सुंदरबन है, पेरियार है आपका, सरिस्का, बुक्सा, इंद्रावती, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कलाकड़ मुंडनथुरई आपका तमिलनाडु में है, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना है आपका मध्य प्रदेश में, दंपा आपका मिजोरम में है, भद्रा कर्नाटका, पेंच महाराष्ट्र आपका, पाखु अरुणाचल प्रदेश में है, नमेरी आपका असम में है, बेरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, अनामलाई केरल और तमिलनाडु ये उसकी सीमा पे होगा। और फिर लिखा है उदंती सीता नदी आपका छत्तीसगढ़ में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में है आपका, अचना कमार छत्तीसगढ़ में है, फिर डंडेली अंशी आपका कर्नाटका में है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, डुडुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है, नागरहोल कर्नाटका में, परम बिकुलम केरल में है, शयादी महाराष्ट्र में, काबल आंध्र प्रदेश में है, बिलगिरी रंगनाथन टेम्पल आपका कर्नाटका में है, नवगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, मुकुंदरा हिल आपका राजस्थान में, सत्यमंगलम आपका तमिलनाडु में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, फिर है अमराबाद तेलंगाना में, बोर महाराष्ट्र, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, मेघामलाई तमिलनाडु में। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, तो नोट में लिखा है कि आपदा स्वरूप उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले स्थित क्या कॉर्बेट बाघ रिजर्व अमनगढ़ बफर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, परंतु इसके अलावा इसके अलग से बाघ रिजर्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अतः उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 ही बाघ रिजर्व है, एक है गाइस दुधवा और दूसरा है आपका पीलीभीत। चलिए यहाँ लिखा है प्रदूषण की बात करते हैं, तो वायु प्रदूषण की बात करते हैं। यहाँ पे तो लिखा है वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या है वायु गुणवत्ता नियमों और कार्य को वायु प्रदूषण निर्माण और नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत क्या है अमल में लाया गया है। तो मुख्य प्रदूषण कौन सा है गाइस? PM10। सांस में जाने लायक क्या मोटे कण होते हैं जिनका क्या है व्यास कितना होता है 2.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और PM 2.5 जो है बारीक कण होते हैं, इसका व्यास कितना होता है आपका 2.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है। मतलब एक होता है आपका PM 2.5 होता है और PM10 होता है, ये इसका व्यास है एक्चुअल में। तो किस में होता है? माइक्रोमीटर में होता है। अब लिखा है वायु प्रदूषण के निपटने के उपाय। तो गाइस यहाँ लिखा है पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 12 वायु प्रदूषकों वाले क्या है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, फिर लिखा है साथ ही परिवेशी वायु के लिए जो है 32 सामान्य मानकों के अतिरिक्त 104 अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 115 उत्सर्जन उत्प्रवाह मानक को अधिसूचित किया गया है। वाहनों से निकलने वाले जो वाहन है उनसे निकलने वाले जो प्रदूषण है की बात करते हैं तो क्या है गैसीय ईंधन जैसे कि आपका CNG है और आपका LPG है प्रचलित करने और क्या एथेनॉल मिश्रण 2017 तक सभी जगह भारत स्टेज 4 लागू करने और क्या गाइस भारत स्टेज 4 लागू करने और 1 अप्रैल 2020 तक भारत स्टेज 4 से सीधे हम कहाँ पहुँच जाएंगे स्टेज 6 में पहुँच जाएंगे। और फिर लिखा है कि मेट्रो बस ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क एंड क्या कार पूलिंग को बढ़ावा देने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बनाने लेन में अनुशंसा बरतने और वाहन की देखभाल करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। 2015 में 14 शहरों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आरंभ किया गया और अब ये कितने शहरों में हो गया गाइस यहाँ पे हो गया 34 शहरों में। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के का अनुच्छेद है क्या 5.2.8 का 4 पर कार्रवाई करते हुए परिवेश में व्याप्त शोर को निर्दिष्ट क्षेत्रों में निगरानी के लिए नियमित पैमाने के रूप में क्या है शामिल किया गया है। अब सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों की योजना की बात करते हैं। तो वैसे इससे पहले एक ये पेज देख लेते हैं हमने क्या देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि स्थानीय जैव प्रदूषण पर प्रतिबंध। चलिए तो इस जैव प्रदूषण पर प्रतिबंध देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है चिरस्थायी जैव प्रदूषण। ठीक है, यानी कि POP कार्बन आधारित क्या होते हैं रासायनिक पदार्थ हैं और इसकी जो संरचना है उसकी संरचना में भौतिक रासायनिक विशेषताओं का एक क्या है विशेष संयोजन होता है जिसके कारण एक बार पर्यावरण में मुक्त होने पर ये काफ़ी लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। दूसरा कि मिट्टी जल तथा विशेष रूप से वायु से संबंधित प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा संपूर्ण पर्यावरण में ये हो जाते हैं क्या विस्तृत। फिर लिखा है मनुष्य सहित अन्य जीव समुदायों के वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं तथा जैसे जैसे ये खाद्य श्रृंखला में क्या है उच्च स्तरों पर पहुंच जाते हैं इसकी जो सांद्रता है ना यानी कि कंसंट्रेशन है उसकी क्या बढ़ती जाती है। और ये मनुष्य एवं वन्य जीव दोनों के लिए क्या होते हैं टॉक्सिक होते हैं यानी विषाक्त होते हैं जहरीले होते हैं। और यहाँ लिखा है POP के विशिष्ट हानिकारक प्रभावों में कैंसर हो गया अति संवेदनशीलता होगी आपकी तीव्र ग्राहिता होती है केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र की क्षति हो गई प्रजनन संबंधी विकार हो जाते हैं आपके प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार हो जाते हैं ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर लिखा है चिरस्थायी जैविक प्रदूषण पर क्या लिखा है स्टॉकहोम अभिसमन मानक स्वास्थ्य और पर्यावरण को लंबे समय तक वायुमंडल में रहने वाले रासायनिक प्रदूषित पदार्थों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए क्या है किया गया क्या है वैश्विक संधि थी यानी कि ग्लोबल ट्रीटी थी। ठीक है गाइस क्या थी ये स्टॉकहोम अभिसमन। फिर लिखा है 22 मई 2001 में स्टॉकहोम कहाँ पे गए स्वीडन में है। इसमें जो है अभिसमन को अंगीकृत किया गया है और यहाँ पे 2004 को इसे लागू किया गया है। फिर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिरस्थायी जैव प्रदूषण पर स्टॉकहोम अभिसमन के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंधित करने की अभिपुष्टि की गई है। तो गाइस 2020 में कितने रसायन को प्रतिबंधित करने की 7। तो इसमें लिखा है ज्ञातत्व है कि भारत ने अनुच्छेद 25(4) के तहत क्या है 2006 को स्टॉकहोम अभिसमन का अनुसमर्थन किया है 2006 में। ठीक है गाइस और ये हुआ कब था तो ये हुआ था 2001 की बात है 2004 में वहाँ लागू होता है 2006 में भारत में होता है। अब लिखा है सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने और क्या है मानव स्वास्थ्य जोखिम को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के अंतर्गत 2018 को दीर्घकालिक जैव प्रदूषण के विनियमन संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है। फिर अधिसूचना के अंतर्गत शामिल 7 रसायन के उत्पादन व्यापार प्रयोग आयात निर्यात इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर लिखा है गौरतलब है कि ये रसायन स्टॉकहोम अभियान के अंतर्गत पहले से ही POPs के रूप में सूचीबद्ध है। ये रसायन है गाइस कौन कौन से रसायन है तो गाइस इसमें फर्स्ट है क्लोडिकोन। ठीक है अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड पे लिखा है हेक्साब्रोमोबाइफेनिल। फिर हेक्साब्रोमोबाइफेनिल इथेन या लिखा है हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल
ईथर, यहाँ पे लिखा है BDE, और फिर लिखा है टेट्रा ब्रोमो डाई फेनिल ईथर और पेंटा ब्रोमो डाई फेनिल आपका ईथर, ये हो गया आपका BDE। और फिर आगे बढ़े हैं, फिर लिखा है पेंटा क्लोरो बेंजीन और हेक्सा ब्रोमो साइक्लो डोडिकेन और हेक्सा क्लोरोब्यूटाडिएन। ठीक है गाइस, ये हो गए 7 जिसे प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें लिखा है मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक 7 POPs को क्या प्रतिबंधित करने को अनुसमर्थन प्रदान करना भारत सरकार की पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर लिखा है यह निर्णय जो है नियंत्रण उपायों को लागू करने तथा उसके राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना यानी कि NIP की समीक्षा करने और इसके अद्यतन करने के माध्यम से POPs पर कार्यवाही के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। आगे लिखा है ये इन 7 हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध का अनुसमर्थन भारत को वैश्विक पर्यावरण सुविधा के वित्तीय संसाधनों पर पहुंच में सक्षम भी बनाता है। गाइस, यहाँ पे लिखा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो GEF। तो GEF की स्थापना रियो पृथ्वी सम्मेलन कब 1992 में के पूर्व संध्या पर हुई थी। मतलब कब हुई थी, 1992 जियो का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तब। तो GEF यानी कि ये क्या है, एनवायरनमेंट फंड है, का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं से मुकाबला करने में सहायता करना है। तो GEF विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन क्षरण और POPs, पारा, खाद्य सुरक्षा आदि से संबंधित परियोजनाओं हेतु क्या धनराशि उपलब्ध क्या करता है, कराता है। ठीक है, यानी कि पैसा मिलता है यहाँ पे। फिर लिखा है राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना यानी कि NIP। तो लिखा है स्टॉकहोम अभिसमन के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अभिसमन के पक्षकार देशों को राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना तैयार करनी पड़ती है और जिसमें अभिसमन के तहत दायित्वों के क्रियान्वयन तथा उनके संचालन की रूपरेखा स्पष्ट करनी होती है। तो लिखा है NIP के तैयार करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, POPs का प्रबंधन करना ही नहीं बल्कि यह देशों की राष्ट्रीय सतत विकास रणनीति को लागू करने का क्या है, एक भाग है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ लिखा है सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों की योजना। तो देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को नए सामान्य तरल कचरा शोधन स्थापित करने और पुराने जो संयंत्र है उनका उन्नयन करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना क्या आरंभ की है। और संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहला लिखा है कि केंद्रीय सब्सिडी को परियोजना लागत के 25% से बढ़ाकर कितना 50% कर दिया गया और शोध के तीनों स्तरों यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के लिए सहायता देना। ठीक है, और तीसरा लिखा है यहाँ पे CETP का प्रबंधन उचित विधान के अंतर्गत पंजीकृत की गई विशेष उद्देश्य वाली कंपनियों को सौंपा जाना शामिल है। तो वैसे आगे लिखा है कि रासायनिक सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियमों को 2 समूह में अधिसूचित किया है। पहला ये कि हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण और आयात के नियम 1989 और दूसरा है आपका रासायनिक दुर्घटना आपातकाल नियोजन तैयारी प्रतिक्रिया नियम 1996। ठीक है, फिर लिखा है आपका MSIHC यानी कि गाइस कौन सा है ये वाला है आपका, यानी कि आपका पहला वाला हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण, आयात के नियम में मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोकना। दूसरा इसमें लिखा है ऐसी घटनाओं के प्रभाव क्या करना, सीमित करना। फिर लिखा है हानिकारक कचरा प्रबंधन। तो इसमें लिखा है हानिकारक कचरे का निष्पादन करते समय क्या है, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक कचरा प्रबंधन नियम 2008 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या अधिसूचित किया गया है। तो लिखा है हानिकारक कचरा प्रबंधन, रखरखाव और सीमा पार परिवहन नियम 2008। फिर लिखा है ई कचरा प्रबंधन की बात करते हैं तो ई कचरे से संबंधित नियम जो है सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरणों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से निकलने वाले जो ई कचरा है उस पर लागू होता है। जैसे कि कौन कौन सा होता है, जैसे टेलीविजन सेट है, उसमें से टेलीविजन सेट हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर। तो वैसे ये ई कचरे में आते हैं। देखा संबंधित राज्य एजेंसियों को इन नियमों के तहत क्या है ई कचरा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों जैसे कि क्या संग्रह करना, अलग अलग करना, तोड़ना, पुनर्चक्रण करना के नियंत्रण, निगरानी और नियमन का जो है अधिकार मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन। तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की बात करेंगे तो मंत्रालय ने नगरपालिका क्षेत्र में
ठोस कचरा प्रबंधन के नियम जो है 16 वर्ष के बाद क्या संशोधित किए हैं। तो नए नियम जो है नगरपालिका क्षेत्र में परे लागू होते हैं। जो शहरी समुदाय, जनगणना, नगर अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेलों के अधीन आने वाले क्षेत्र हो गए, हवाई अड्डे हो गए, हवाई ठिकाने, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गए, राज्य और केंद्र सरकार के संगठन हो गए, तीर्थ स्थल हो गए, आपके धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी उनके दायरे में आते हैं। अब लिखा है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2011 में नए नियम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन व्यवहार नियम 2011 अधिसूचित किए गए, जिसमें प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन शामिल है। किंतु ये नियम इतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सके क्योंकि इन नियमों का दायरा क्या है, नगर पालिका क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जबकि आज जो है प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्र तक भी आ चुका है। तो आगे लिखा है इसमें इन समस्याओं से निपटने तथा कचरा प्रबंधन के लिए स्वावलंबी व्यवस्था तैयार करने के लिए मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किया है, जिसमें किया है नियमों के तहत प्लास्टिक की थैलियों की न्यूनतम मोटाई कितनी हो गई आपकी 40 माइक्रोन से बढ़कर कितनी 50 माइक्रोन की गई है। वस्तु को क्या है पैक करने तथा लपेटने के लिए प्लास्टिक की न्यूनतम मोटाई की बात हो रही है, तो न्यूनतम मोटाई कितनी है आपकी 50 माइक्रोन तय रखने का काम पहली बार किया गया है, ताकि जो है प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करना और उसका पुनर्चक्रण करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसमें लिखा है फ्लाई ऐश का उपयोग। तो इस फ्लाई ऐश के निपटारे की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने 1999 में क्या फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की, जिसमें कोयला, लिग्नाइट से चलने वाले ताप बिजली संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश के लक्ष्य हैं लक्ष्य इस विचार के साथ तय किए गए कि चरणबद्ध तरीके से इसका 100% उपयोग किया जाने लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस अधिसूचना का उपयोग पर्यावरण की रक्षा करना है, मिट्टी की ऊपरी परत को संरक्षित करना है, ताप बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उड़कर जमीन पर फैलने से रोकना है और उस राख का इस्तेमाल निर्माण सामग्री तैयार करने और निर्माण गतिविधियों में करना है। फिर उसके बाद लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। एक तो हो गया आपका बेसल संधि, नाम आपने सुना होगा। लिखा है हानिकारक कचरे की सीमा पार आवागमन तथा निस्तारण पर नियंत्रण हेतु बेसल संधि को बेसल स्विट्जरलैंड में 1989 में स्वीकार किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक कचरे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना, अपने उद्भव तथा संरचना और गुणों के आधार पर हानिकारक कचरे के रूप में परिभाषित किया गया। विभिन्न प्रकार का कचरा अन्य कचरे के रूप में क्या परिभाषित, 2 प्रकार का कचरा घरेलू कचरा होता है, एक होता है भट्टी का कचरा, इसके दायरे में आता है। तो दोस्तों दूसरी जो संधि है वो आपकी रोटरडम संधि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए क्या है, रोटरडम संधि जो है 2004 में लागू होती है और भारत ने 1 वर्ष बाद ये संधि स्वीकार कर ली और भारत में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय इसके लिए क्या है निर्धारित संस्थाएं हैं। ठीक है गाइस, आगे लिखा है स्टॉकहोम संधि की अगर हम बात करें तो जिद्दी जैविक प्रदूषक तत्वों पर स्टॉकहोम संधि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP के जो है दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। संधि में आरंभ में जो है 12 रसायन थे और जिसके उत्पादन और विपणन पर प्रतिबंध था। अब इसमें कितने 23 रसायन है और संधि वर्ष 2004 में लागू हुई और भारत ने वर्ष 2006 में इसे लागू किया। फिर पारे पर क्या है मीनामाता संधि। तो लिखा है फरवरी 2009 में UNEP की प्रशासनिक परिषद ने पारे पर कानूनी रूप से क्या है बाध्यकारी वैश्विक योजना तैयार करने के मामले में निर्णय 25 लिया। फिर जापान की मीनामाता और कुमामोतो में वर्ष 2013 में आयोजित विभिन्न देशों के दूतों के सम्मेलन में पारे पर मीनामाता संधि को औपचारिक रूप से क्या है स्वीकार किया गया, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली क्या है वैश्विक संधि है। अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन और रणनीतिक दृष्टिकोण। तो वर्ष 2006 में भारत समेत 190 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण स्वीकार किया, जो रसायन के सही प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्या नीतिगत ढांचा है। तो वैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं तो वैसे इससे पहले हमने एक पेज छोड़ा है जो कि है आपका ये है
तो गाइस ये था आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, चलिए हम ये वाला पेज करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट में लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएगा बाकी का जो चैप्टर है। तो इसमें गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 है। तो यह लिखा है 7 दिसंबर 2020 को जर्मन वॉच केन इंटरनेशनल, ठीक है, तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 CCPI जारी किया गया। विदित हो कि इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वर्ष के वार्षिक रूप में 2005 से किया जा रहा है और ये इस सूचकांक के तहत 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ध्यात है कि EU एंड 57 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ज्ञातव्य है कि 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत समझौते में शामिल देशों को अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान द्वारा वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व जो औद्योगिक काल के स्तर से जो 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तब से CCPI में देशों के वैश्विक तापन के स्तर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए किए गए उनके प्रदर्शनों तथा NDC के अंतर्गत निर्धारित उनके लक्ष्यों के बीच क्या संगतता का आकलन किया गया है। तो यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है। ये 4 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। पहला है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो कुल स्कोर का 40%। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, कुल स्कोर का 20%। फिर है ऊर्जा उपयोग जो कि है कुल स्कोर का 20%। फिर है जलवायु नीति जो कि है कुल स्कोर का 20%। CCPI 2021 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश जो है अपना कोई स्थान नहीं ले पाया है और शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु जो है पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। तो किसी भी देश को इस सूचकांक में अत्यंत उच्च रेटिंग प्रदान नहीं हुई है। तो गाइस CCPI 2021 के अनुसार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन लगातार चौथे वर्ष जो है जलवायु संरक्षण के मामले में अग्रणी है। मतलब कौन है, स्वीडन है। तो शीर्ष 3 स्थान जो है रिक्त रहने के कारण क्या है, स्वीडन सूचकांक में चौथे स्थान पे है। और यहाँ लिखा है यूरोपीय संघ और स्वीडन सहित 13 देशों को CCPI 2021 में क्या है उच्च जो है रेटिंग प्राप्त है। ठीक है, स्वीडन सहित। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो G20 समूह के जो मात्र 3 जो है सदस्य हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूरोपीय यूनियन यानी कि EU शीर्ष 10 में शामिल है, जबकि जो G20 के 6 सदस्यों का प्रदर्शन जो है अति निम्न है। ठीक है, यहाँ देखते हैं CCPI 2001 शीर्ष 10 देशों में शामिल जो देश हैं वो है। तो सबसे 1, 2, 3 तो है ही नहीं। 4th नंबर पे आता है स्वीडन, देन आता है आपका UK यूनाइटेड किंगडम, फिर आता है डेनमार्क, मोरक्को आता है, नॉर्वे आता है, चिली आता है, देन भारत भी आता है इस टॉप 10 में। अगर हम बात करें CCPI 2021 ब्रिक्स देशों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो गाइस ब्रिक्स देशों में सबसे टॉप पे है भारत, फिर आता है ब्राज़ील 25 पे स्थान पे, फिर चीन आता है 33rd पे आपका, और जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वो 37th पे आता है, रशिया आपका 52। फिर इसमें लिखा है CCPI 2021 अंतिम 5 देश की अगर हम बात करते हैं तो गाइस उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे नीचे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, फिर आता है आपका सऊदी अरब, उससे ऊपर आता है आपका ईरान, उससे ऊपर आता है कनाडा, उससे ऊपर चीनी ताइपे। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि सूचकांक में भारत, तो लिखा है जलवायु जो है परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान यानी कि स्कोर है आपका 63.98 प्राप्त हुआ है। 2020 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 1 स्थान की क्या हो गई, गिरावट, यानी कि पहले जो है भारत 90वें स्थान पे था और अब क्या है आपका 10वें स्थान पे। तो इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली जो 4 श्रेणियों में भारत का जो प्रदर्शन है वो क्या है, जो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्कोर, फिर रैंक लिखा है और समग्र रेटिंग लिखी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो स्कोर हमें मिला है वो इतना है, और रैंक तो ग्रीन हाउस गैस के लिए हमें 40% था इसका, तो इसमें हमें देखिए लिखा है कि 28.3 और रैंक हमें मिली है 12वीं, और जो है आपकी समग्र रेटिंग है उच्च। ठीक है, वैसे ही नवीकरणीय ऊर्जा में आपका ये रहा आपका स्कोर, रैंक, देन मध्य इसकी रेटिंग है। तो है ऊर्जा
उपयोग की बात करें तो यहाँ पे रेटिंग कितनी है, उच्च है। और जलवायु नीति की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, उच्च है। तो गाइस ये आप स्कोर भी देख लीजिए, रैंक भी देख लीजिए और समग्र रेटिंग भी देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप, बिकॉज क्या है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। तो अब जो है इसका पार्ट 2 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 2 में बाकी का हम देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम पार्ट, जो यही है हमारी वीडियो सॉरी चैप्टर है, उसके पार्ट 2 में अब हम मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।